जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, शून्य से शिखर सीरीज का आज भाग 14 आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है आपको यह सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। मित्रों, आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोरॉन की कमी या बोरॉन डेफिशिएंसी दर्शाने वाला सूचक पौधा है। ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी आलू। मित्रों, बोरॉन की कमी या बोरॉन डेफिशिएंसी को दर्शाने वाला पौधा कौन सा है? इसका सही आंसर है सी सूरजमुखी। सूरजमुखी बोरॉन की डेफिशिएंसी दर्शाता है। इसके साथ साथ यह सिंचाई का सूचक पौधा भी है। क्या है मित्रों? सिंचाई का सूचक पौधा। दोनों के दोनों प्रश्न विगत एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। गोभी, गोभी आपका नाइट्रोजन और कैल्शियम, नाइट्रोजन तथा कैल्शियम का सूचक है। इसी प्रकार जई, जई आपका मैग्नीज का सूचक है। क्या मित्रों? मैग्नीज का सूचक पौधा है। आलू, आलू आपका पोटेशियम, इसी के साथ साथ यह मैग्नीशियम का भी सूचक पौधा है। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि बोरॉन की कमी या बोरॉन डेफिशिएंसी दर्शाने वाला सूचक पौधा कौन सा है? उसका सही आंसर है सी सूरजमुखी। इसी के साथ साथ यह सिंचाई का सूचक पौधा भी है। आशा है यह प्रश्न आपको काफी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों, प्रश्न नंबर 2। पौधे की कलिका या शीर्ष पर किस पोषक तत्व की कमी, किस पोषक तत्व की आपको कमी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर है कैल्शियम। पौधे की शीर्ष या शीर्ष कलिका पर कौन से पोषक तत्व की कमी आपको देखने को मिलती है? कैल्शियम की। इसी के साथ साथ बोरॉन, कैल्शियम तथा बोरॉन दोनों की कमी शीर्ष कलिका पर देखने को मिलती है। आइए देखते हैं आन ऑप्शनों को। सल्फर, सल्फर की कमी आपको देखने को मिलती है नई पत्तियों पर। किस पर मित्रों? नई पत्तियों पर। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं, नई पत्तियों को भी हम कह सकते हैं कि ऊपरी पत्तियों पर, नई या ऊपरी पत्तियों पर, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों की कमी पुरानी पत्तियों पर। किस पर मित्रों? पुरानी पत्तियों पर। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि निचली पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर। दोस्तों, प्रश्न था कि पौधे की कलिका या शीर्ष पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? उसका सही आंसर है बी कैल्शियम। इसी के साथ साथ बोरॉन की कमी के भी लक्षण शीर्ष कलिका पर ही प्रदर्शित होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 3। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की पौधों को आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा हम कर सकते हैं? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी जल तथा वायु दोनों के द्वारा। मित्रों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी आपूर्ति पौधों को जल तथा वायु दोनों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? जल और वायु दोनों के द्वारा। बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी आपूर्ति मृदा के द्वारा होते हैं। अन्य पोषक तत्व जितने भी हैं उनकी आपूर्ति मृदा के द्वारा होती है। और जल के द्वारा किसकी होती है? हाइड्रोजन की। जल के द्वारा मित्रों किसकी?
हाइड्रोजन की, और वायु के द्वारा आपकी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों की आपूर्ति वायु के द्वारा होती है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति जल तथा वायु दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, आपके आने वाली सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्न में कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? जैसे ही आपको नहीं मिलता है आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लें या गोला खींच लें ताकि आपकी नज़रों के सामने वो बना रहे। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी बरसीम, ऑप्शन सी ढैंचा, ऑप्शन डी सनई। मित्रों, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर रहेगा बी बरसीम। बी बरसीम आपकी हरी खाद की फसल नहीं है। बाकी मूंग, ढैंचा, सनई तीनों के तीनों आपकी कैसी हैं? हरी खाद की फसल हैं। कभी कभी मित्रों आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बरसीम को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो इसे इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या मित्रों? इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है या तिपतिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ओरिजिन क्या है? इसकी ओरिजिन है आपकी इजिप्ट या मिस्र। इजिप्ट या मिस्र इसकी ओरिजिन है। हमारा प्रश्न था कि निम्न में से हरी खाद की फसल कौन सी नहीं है? उसका सही आंसर है बी बरसीम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है। निर्जलीकृत अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 82%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 26%। मित्रों, एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? उसका सही आंसर है ए 82 या 82%। मित्रों, इसके साथ साथ यह सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक है। सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक है। बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक आपका कौन सा है? उसका सही आंसर क्या रहेगा? एनहाइड्रस अमोनिया सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक। अगर ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है तो ये भूमि पर भी अम्लीय प्रभाव छोड़ता होगा, इसलिए इसको उदासीन करने के लिए इसका अम्लीय तुल्यांक कभी भी आपसे प्रश्न में पूछ लेता है। तो इसका अम्लीय तुल्यांक कितना होगा? इसका अम्लीय तुल्यांक होगा 148। कितना मित्रों? इसका अम्लीय तुल्यांक कितना आप बताएंगे? उसका सही आंसर हो जाएगा 148। आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। 46% नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी यूरिया में। 20% नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? अमोनियम फास्फेट। किसमें मित्रों? अमोनियम फास्फेट में। 26% नाइट्रोजन, 26% नाइट्रोजन आपकी अमोनियम क्लोराइड। किसमें मित्रों? अमोनियम क्लोराइड। इसी के साथ साथ आपकी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें भी 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। 2 ग्रेड पाए जाते हैं, एक 25% के और 26%। ऑप्शन के अनुसार हमें इसको करना रहता है। हमारा प्रश्न था कि एनहाइड्रस अमोनिया या निर्जलीकृत अमोनिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? उसका सही आंसर है ए 82%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 6। चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। मित्रों, चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों। मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों ही पाए जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है?
तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है 90 से 96%, 90 से 96% आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल आपका पाया जाता है 4 से 10%। इस अनुसार हमारा सही आंसर क्या रहेगा? डी, ए तथा बी दोनों मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों ही चने की पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत है। जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है। ऑप्शन ए 1 वर्षीय, ऑप्शन बी द्विवर्षीय, ऑप्शन सी बहुवर्षीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल बहुवर्षीय होती है। कैसी होती है मित्रों? बहुवर्षीय होती है। कभी कभी आपसे वैरायटी पूछ लेता है कि अरहर की कौन सी वैरायटी है जो बहुवर्षीय होती है। देख लेते हैं। कजेनस, कजान, ये क्या है मित्रों? अरहर का साइंटिफिक नेम है कजेनस, कजान। इसकी वैरायटी होती है वैरायटी वाई कलर, वैरायटी वाई कलर जो कि बहुवर्षीय होती है। इसे ही हम अरहर के नाम से जानते हैं। वाई कलर को ही अरहर के नाम से जानते हैं। देखते हैं 1 वर्षीय। 1 वर्षीय आपकी कजेनस, कजान, वैरायटी फ्लेवस, वैरायटी फ्लेवस। इसे हम तुअर के नाम से जानते हैं। ये तो आपने सुना होगा, अरहर को तुअर भी कहते हैं। तो तुअर किसे कहते हैं? कजेनस, कजान, वैरायटी फ्लेवस को। फ्लेवस वैरायटी ये आपकी साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। कहाँ मित्रों? साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की भी होती है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है, उसका सही आंसर है सी, बहुवर्षीय। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न नंबर 8, सिमिट संस्थान किन फसलों पर अनुसंधान करता है? ऑप्शन ए गेहूं और धान पर, ऑप्शन बी गेहूं और मक्का पर, ऑप्शन सी मक्का और ज्वार पर, ऑप्शन डी मक्का और बाजरा पर। मित्रों, सिमिट संस्थान यह गेहूं और मक्का पर अपना अनुसंधान का कार्य करता है। फिर मित्रों, गेहूं और मक्का दोनों पर। यह संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1966 में। कहाँ पर? मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पर है? अमेरिका में, मैक्सिको। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। यह किन किन फसलों पर अनुसंधान का कार्य करता है? गेहूं और मक्का दोनों पर। ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी जूनागढ़। मित्रों, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र यह जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ है मित्रों? जूनागढ़। जूनागढ़ आपका कहाँ पर है? गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं आन ऑप्शनों को। बीकानेर, बीकानेर में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान में। दिल्ली में आपका IARI, ICAR और इसके साथ साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR भी आपका दिल्ली में स्थित है। जबलपुर में आपका डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस एंड रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस एंड रिसर्च। इसकी स्थापना कभी पूछ लेता है? जबलपुर में 1989 में हुई थी। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हमारा प्रश्न था मित्रों
कि राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है, उसका सही आंसर है डी, जूनागढ़, गुजरात में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी NO2 तथा SO2 दोनों। मित्रों, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस आपकी NO2 तथा SO2 दोनों ही हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, अम्लीय वर्षा का pH आपसे पूछ लेता है, कितना है? 4। यह आपको एक रेंज मिल जाएगी 4.2 से 4.5 तक। जो भी ऑप्शन में आपको मिले वह आंसर आपको लगा देना है। हमारा प्रश्न था कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, उसका सही आंसर है NO2 तथा SO2 दोनों, ऑप्शन डी। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अन्य ग्रुप में शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। किस फसल में रेटिंग की क्रिया की जाती है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चना। मित्रों, रेटिंग की क्रिया यह जूट में की जाती है। रेटिंग होता क्या है? रेटिंग है आपका तने से रेशे को अलग करना। क्या मित्रों? तने से जो रेशा है उसको अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग कहलाती है। और यह किस में करते हैं? जूट में। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जूट में यह कितने डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, तो इसका सही आंसर है 34 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जूट में रेटिंग 34 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों में। अन्य ऑप्शनों जैसे प्याज में जो क्रिया कहलाती है वह कहलाती है आपकी फ्लेम पीलिंग। क्या मित्रों? फ्लेम पीलिंग आपकी प्याज और इसी के साथ साथ किसमें होती है? लहसुन में भी। लहसुन और प्याज दोनों में फ्लेम पीलिंग की क्रिया की जाती है। और एक और क्रिया की जाती है क्यूरिंग, नमी को अलग करने के लिए क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। क्यूरिंग आपकी तंबाकू में भी की जाती है, रचाई के लिए। किसमें मित्रों? क्यूरिंग किसमें करते हैं? और तंबाकू में। तंबाकू की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है क्यूरिंग या रचाई, यह गुणवत्ता के लिए की जाती है। चना में कौन सी क्रिया करते हैं? निपिंग की क्रिया या चुटाई की क्रिया, जिसमें अधिक शाखाओं को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में हमें आमदनी हो और अधिक से अधिक पॉड का विकास हो सके। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि किस फसल में रेटिंग की क्रिया की जाती है, उसका सही आंसर है ए, जूट में। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 34 डिग्री सेल्सियस पर यह क्रिया की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 12। भारत में अनाजों की कौन सी संकर किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी CSH1, ऑप्शन सी HB1, ऑप्शन डी H4। मित्रों, अगर आपको सबसे पहले तो आपको देखना है कि यह किन किन फसलों के संकर किस्म है, उसी के साथ साथ आपको इनकी सन भी याद रखनी है, उसी के अनुसार हम इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे गंगावन आपका किसकी संकर किस्म है? यह है आपकी मक्का की। किसकी मित्रों? मक्का की। कब विकसित हुई थी? 1961 में। कब मित्रों? 1961 में। CSH1 यह किसकी है? यह आपकी है ज्वार की। कब विकसित हुई थी? 1964 में। HB1 यह किसकी है? बाजरा की संकर किस्म है। यह कब विकसित हुई थी?
1965 में। H4 आपकी कपास की संकर किस्म है और यह कब विकसित हुई थी? 1970 में। अब आपको सनों के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अनाज की संकर किस्म सबसे पहले विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गंगावन। क्या मित्रों? ए गंगावन, जो कि मक्का की है और कब विकसित हुई थी? 1961 में। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 13। बाजरा में वसा या फैट की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। मित्रों, बाजरा में वसा या फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो भी कितनी पाई जाती है? 5%। कितनी मित्रों? 5%, जो कि सभी सीरियल्स, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनमें सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक फैट की मात्रा 5% बाजरा में पाई जाती है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 4% किसमें पाई जाती है? 4% आपकी पाई जाती है मक्का में। लगभग 2% आपकी ज्वार में। इसमें मित्रों ज्वार में पाई जाती है। हमारा प्रश्न था कि बाजरा में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? उसका सही आंसर है सी 5%, जो कि कितनी है? सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों प्रश्न नंबर 14। G9 एक ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पन्न किस्म है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी केला। मित्रों G9 एक ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर से उत्पन्न किस्म किसकी है? उसका सही आंसर है डी केला की। निम्न 4 ऑप्शनों में टिश्यू कल्चर के द्वारा सिर्फ केला को ही उत्पादन में लिया जा सकता था। हम इसका आंसर टिश्यू कल्चर के द्वारा भी दे सकते थे। उसका सही आंसर क्या है? डी केला। केला का हम और किस विधि से संवर्धन कर सकते हैं? स्वाड़ शकर के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? स्वाड़ शकर। कभी कभी आपसे स्वाड़ शकर का वजन पूछ लेता है कि कितने वजन होना चाहिए, तो उसका वजन है 750 ग्राम, 750 ग्राम। और कौन कौन सी फल वृक्ष हैं जिनमें हम टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पादन ले सकते हैं? उसमें है आपका पपीता। क्या मित्रों? पपीता है। इसी के साथ साथ आपका स्ट्रॉबेरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, और खजूर। राजस्थान में टिश्यू कल्चर के द्वारा खजूर को भी उत्पादन में लिया जा रहा है। हमारा प्रश्न था मित्रों कि G9 एक ऊतक संवर्धन तकनीक से उत्पन्न किस्म है, किसकी है? इसका सही आंसर है डी केला की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। मनी मेकर बहुचर्चित किस्म है? ऑप्शन ए आम की, ऑप्शन बी टमाटर की, ऑप्शन सी संतरा की, ऑप्शन डी मिर्च की। मित्रों यह प्रश्न आपका एमपी टेट में 2023 में आया हुआ है। किसमें मित्रों? एमपी टेट 2023 में। एमपी टीईटी 2023 का प्रश्न है कि मनी मेकर बहुचर्चित किस्म है, किसकी है? इसका सही आंसर है बी टमाटर की। किसकी मित्रों? टमाटर की है बहुचर्चित किस्म मनी मेकर, जो कि कैसी है? आपकी विदेशी किस्म है, विदेशी। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 16। पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग या क्लोव प्राप्त होती है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए पुष्प से, ऑप्शन बी पुष्प कलिका से,
ऑप्शन सी फल से, ऑप्शन डी तना से। मित्रों, लौंग जो है किससे प्राप्त होती है? उसका सही आंसर है बी, पुष्प कलिका से। ऑप्शन बी इसका सही होगा, पुष्प कलिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने प्रस्तुत है। प्रेमालिनी एक महत्वपूर्ण किस्म है। ऑप्शन ए आंवला की, ऑप्शन बी संतरा की, ऑप्शन सी मौसमी की, ऑप्शन डी कागजी नींबू की। मित्रों, प्रेमालिनी एक बहुचर्चित किस्म है, किसकी है? उसका सही आंसर है डी, कागजी नींबू की। किसकी मित्रों? कागजी नींबू की। इसमें रस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और बीजों की संख्या कम पाई जाती है। हमारा प्रश्न था कि प्रेमालिनी एक महत्वपूर्ण किस्म है, उसका सही आंसर है डी, कागजी नींबू की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। निम्न में कौन सी सब्जी आयोडीन का एक समृद्ध स्रोत है? किसका मित्रों? आयोडीन का। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी पालक। मित्रों, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है। इसका सही आंसर है सी, भिंडी में। किसमें मित्रों? भिंडी में सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ और पूछ ले और कौन सी सब्जी में पाई जाती है, तो भिंडी के साथ साथ प्याज में भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 19। डिस्क हल का डिस्क कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 15 से 17 डिग्री, ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री, ऑप्शन सी 30 से 32 डिग्री, ऑप्शन डी 42 से 45 डिग्री। मित्रों, डिस्क हल का डिस्क कोण आपसे पूछ रहा है कि कितना होता है। यह प्रश्न एसटीए में आया हुआ है। इसका सही आंसर है डी, 42 से 45 डिग्री। कितना मित्रों? 42 से 45 डिग्री डिस्क हल का डिस्क कोण होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी, 42 से 45 डिग्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 20। भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन ए आयसर, ऑप्शन बी फोर्ड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी स्वराज। मित्रों, भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी, उसका सही आंसर है ए आयसर। क्या मित्रों? ए आयसर प्रथम स्थापित कंपनी थी, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगाई जाती है। किसके द्वारा मित्रों? जर्मनी के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ए आयसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 21। दूध अच्छा स्रोत या सोर्स नहीं है। जैसे ही नहीं आपको मिलता है, आप उसे अंडरलाइन कर लें या गोला खींच दें। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए कैल्शियम का, ऑप्शन बी फास्फोरस का, ऑप्शन सी लौह तत्व का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, दूध अच्छा स्रोत नहीं होता है। किसका नहीं होता है? उसका सही आंसर है सी, लोहे का। लोहे या आयरन का अच्छा स्रोत नहीं होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, लोहे का। दूध लोहे तत्व का या आयरन का अच्छा स्रोत नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न नंबर 22 आपके सामने प्रस्तुत है। पशुओं के प्राकृतिक छिद्रों से, जैसे नाक, मुंह, कान, गुदा आदि से रक्त का स्रावण होना विशेष लक्षण है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए गलघोंटू का, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स का, ऑप्शन सी टिटनेस का, ऑप्शन डी लंगड़ी बुखार का। मित्रों, पशुओं के प्राकृतिक छिद्रों से अगर
रक्त का स्रावन होता है तो यह किस रोग का लक्षण है? उसका सही आंसर है बी, एंथ्रेक्स का। किसका मित्रों? एंथ्रेक्स का। यह कैसा रोग है? यह जीवाणु जनित रोग है। किसके द्वारा होता है मित्रों? जीवाणु के द्वारा होता है। बैसिलस जीवाणु होता है, उसके द्वारा हो जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि किस रोग के होने पे पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो उसका सही आंसर भी क्या रहेगा? एंथ्रेक्स। इस रोग में क्या नहीं करते हैं? पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते मित्रों? पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखते हैं ऑप्शनों को। गलघोंटू, यह किसके द्वारा होता है? यह भी जीवाणु जनित रोग है। किसके द्वारा होता है मित्रों? जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस, यह भी जीवाणु जनित रोग है। लंगड़ी बुखार, इसे ब्लैक क्वार्टर या BQ के नाम से भी जाना जाता है, यह भी जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित। चारों के चारों सब कैसे हैं? जीवाणु जनित हैं। लंगड़ी बुखार का एक अन्य और नाम है चुरचुरिया। क्या मित्रों? चुरचुरिया। चलने फिरने पर पशुओं में चुर की आवाज आती है, चुरचुरिया रोग। हमारा प्रश्न क्या था कि पशुओं के प्राकृतिक छिद्रों से जैसे नाक, मुंह, कान, गुदा आदि से रक्त का स्रावन होना किस रोग के विशेष लक्षण है? उसका सही आंसर है बी, एंथ्रेक्स। जिन पशुओं को एंथ्रेक्स का रोग होता है उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। देखते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न नंबर 23, मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए, पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाना। ऑप्शन बी, पशुओं के शरीर का तापमान कम हो जाना। ऑप्शन सी, पशुओं के शरीर का तापमान सामान्य रहना। ऑप्शन डी, पशुओं के शरीर का तापमान कम या ज़्यादा होना। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिल्क फीवर रोग कैसे पशुओं में होता है। यह दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसे पशुओं में मित्रों? दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा यह रोग देखने को मिलता है। यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके द्वारा मित्रों? कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग दुधारू पशुओं में देखने को मिलता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? इस रोग का प्रमुख लक्षण है बी, पशु के शरीर का तापमान का कम हो जाना। क्या मित्रों? पशु के शरीर का तापमान का कम हो जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 24, निम्न में वायरस जनित रोग है। ऑप्शन ए, रिंडरपेस्ट। ऑप्शन बी, चेचक। ऑप्शन सी, FMD। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मित्रों, निम्न में वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। रिंडरपेस्ट, चेचक, FMD। FMD मतलब फूट एंड माउथ डिजीज, जिसे खुरपका या मुंहपका रोग भी कहते हैं। तो निम्न में रिंडरपेस्ट, चेचक, FMD तीनों के तीनों कैसे हैं? यह वायरस जनित रोग हैं। कैसे मित्रों? वायरस जनित रोग हैं। इस प्रश्न का सही आंसर डी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू हुई? ऑप्शन ए, 1999 में। ऑप्शन बी, 2000 में। ऑप्शन सी, 2002 में। ऑप्शन डी, 2004 में। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कौन करता है? इसकी शुरुआत करते हैं अटल बिहारी जी। कौन मित्रों? अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी इसकी शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? सन 2000 में। सन 2000 में प्रधानमंत्री उसमें कौन होते हैं? अटल बिहारी जी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत
सन 2000 में करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 1999 में क्या हुआ था? 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चली थी। क्या मित्रों? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। किसका मित्रों? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? MS स्वामीनाथन जी। बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब होता है? सन 2004 में। हमारा प्रश्न था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू हुई? उसका सही आंसर है बी, सन 2000 में। किनके द्वारा स्टार्ट होती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रस्तुत है। जीरा की बीज दर या सीड रेट है। ऑप्शन ए 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मित्रों, जीरा की बीज दर या सीड रेट कितना है? उसका सही आंसर है बी, 12 से 15 किलोग्राम। कितना मित्रों? 12 से 15 किलोग्राम। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 8 से 12 किलोग्राम किसकी है? 8 से 12 किलोग्राम है आपकी सौंफ की। किसकी मित्रों? सौंफ की। 15 से 20 किलोग्राम किसकी है? यह आपकी है धनिया की। 20 से 25 किलोग्राम किसकी है? 20 से 25 किलोग्राम है आपकी मेथी की। हमारा प्रश्न था कि जीरा की बीज दर कितनी है? उसका सही आंसर है बी, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, निम्न में भारतीय सरसों या इंडियन मस्टर्ड है। ऑप्शन ए इरुका सटाइवा, ऑप्शन बी ब्रासिका नाइग्रा, ऑप्शन सी ब्रासिका जुनसिया, ऑप्शन डी ब्रासिका अल्वा। मित्रों, आपको बताना है कि निम्न में वह कौन सी सरसों है जो कि भारतीय है। इंडियन मस्टर्ड है, भारतीय सरसों है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रासिका जुनसिया। क्या मित्रों? ब्रासिका जुनसिया को क्या कहते हैं? इंडियन या भारतीय सरसों के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। इरुका सटाइवा, इरुका सटाइवा आपकी है तारामीरा। क्या है मित्रों? तारामीरा। इसे और किस नाम से भी जानते हैं? इसे रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है कि रॉकेट के नाम से किसे जाना जाता है? तारामीरा या इरुका सटाइवा को। और इसका प्रयोग सलाद के रूप में किया जाता है। किसमें मित्रों? सलाद के रूप में तारामीरा का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला ऑप्शन, ब्रासिका नाइग्रा। ब्रासिका नाइग्रा कैसी है? यह काली सरसों है। नाइग्रा से ही आपको पता चल रहा है कि काला होता है नाइग्रा का मतलब। तो काली सरसों को क्या कहते हैं? ब्रासिका नाइग्रा। ब्रासिका अल्वा, ब्रासिका अल्वा जो है आपकी सफेद सरसों, या इसे हम उजली सरसों के नाम से भी जानते हैं। सफेद या उजली सरसों के नाम से इसको हम जानते हैं। हमारा प्रश्न था मित्रों कि निम्न में भारतीय या इंडियन मस्टर्ड कौन सी है? उसका सही आंसर है सी, ब्रासिका जुनसिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 50%। मित्रों, मृदा में कार्बनिक पदार्थ या इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या मित्रों? ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है?
उसका सही आंसर है ए 5%। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 45% क्या पाया जाता है? 45% पाया जाता है मिनरल या खनिज तत्व। क्या मित्रों? मिनरल या खनिज तत्व कितने पाए जाते हैं? 45%। 25% क्या पाया जाता है? 25% आपका पाया जाता है मृदा जल और 25% ही आपका पाया जाता है मृदा वायु। दोनों ही आपके 25% पाए जाते हैं। टोटल कितना हो गया? 50%। बाकी 45% मिनरल और 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ मृदा में पाया जाता है। हमारा प्रश्न था कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? उसका सही आंसर है ए 5%। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने प्रस्तुत है। मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर या हॉरिजॉन कौन सा है? ऑप्शन ए संस्तर, ऑप्शन बी संस्तर, ऑप्शन सी संस्तर, ऑप्शन डी ओ संस्तर। मित्रों, मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा कहलाता है? उसका सही आंसर है डी ओ संस्तर। इसे ही हम ऑर्गेनिक संस्तर भी कहते हैं। ऑर्गेनिक या कार्बनिक संस्तर के नाम से यह जाना जाता है। इसके साथ साथ किसके नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं हम, ये किस प्रकार की मृदाओं में पाया जाता है? यह आक्रसित या वर्जिन सॉइल में पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो जंगलों की मृदा होती है उनमें पाया जाता है। जो कृषि करने वाली होती हैं मृदाएं, उसमें ओ संस्तर एब्सेंट होता है। ए संस्तर को किस नाम से जानते हैं? ए संस्तर को हम खनिज या मिनरल संस्तर के नाम से भी जानते हैं। बी संस्तर को हम सब सॉइल संस्तर के नाम से भी जानते हैं, सब सॉइल संस्तर। सी संस्तर को हम पैतृक संस्तर के नाम से भी जानते हैं। इसमें मृदा का विकास निरंतर होता रहता है सी संस्तर में। हमारा प्रश्न था कि मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर या हॉरिजॉन है, उसका सही आंसर है डी ओ संस्तर। इसे ऑर्गेनिक संस्तर भी कहते हैं और यह आक्रसित जो भूमि होती हैं उनमें पता है। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और अंतिम प्रश्न मित्रों आपके सामने। प्रश्न नंबर 30। कुसुमांडकुल या कुकुरबिटेसी फैमिली के फलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोम, ऑप्शन बी पेपो, ऑप्शन सी हेस्पेरेडियम, ऑप्शन डी कैप्सूल। मित्रों, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी फल होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उसका सही आंसर है बी पेपो। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? पेपो के नाम से हम जानते हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। पोम किस किस का फल है? यह सेब और नाशपाती का है। किसका मित्रों? सेब और नाशपाती, इनके फलों को क्या कहा जाता है? पोम। हेस्पेरेडियम, यह हेस्पेरेडियम आपका जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं, नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं उनको क्या कहा जाता है? हेस्पेरेडियम। कैप्सूल आपका कौन कौन सा है? यूफोरबिएसी कुल में जितने भी होते हैं उन्हें कैप्सूल कहा जाता है। और उसके कुछ उदाहरण हैं जैसे अरंडी। टीजीटी 2021 में पूछा प्रश्न था कि अरंडी के फल को क्या कहते हैं? उसका सही आंसर क्या था? कैप्सूल। इसके साथ साथ आपका आंवला और भिंडी। हमारा प्रश्न था कुसुमांडकुल या कुकुरबिटेसी फैमिली के फलों को किस नाम से जानते हैं? उसका सही आंसर है बी पेपो। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा उसे अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र हमसे जुड़ सकें। मित्रों, अब हमारी मुलाकात होगी
इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।